इंतजार की घड़ी यानी वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। वो तारीख भी सामने आ चुकी है जिस दिन पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री राम की धरती से चुनावी शंखनाद होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी अयोध्या से 24 के लिए पहली चुनावी सभा करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैली करने वाले हैं और इस दौरान सीएम योगी प्रभु राम की धरती से हिंदुत्व का संदेश भी देते हुए नजर आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अगले साल होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और चुनाव से ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के बाद 2019 और अब 2024 में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझिए कि 24 की तैयारी और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी दोनों में कितने गहरे संबंध हैं। राम मंदिर का निर्माण, इस बार 24 के लिए रामबाण। शुभ घड़ी आई, 24 के लिए अयोध्या से चढ़ाई। प्रभु की धरती से योगी भरेंगे होंकार, अब की बार 350 पार। मंदिर बनकर तैयार, मोदी योगी लहराएंगे बेड़ा पार। जिस तारीख का इंतजार 100 करोड़ देशवासी कर रहे थे, वो तारीख अब आ चुकी है जब गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। 22 जनवरी ये वो तारीख है जो 24 के चुनाव को दिशा दे सकती है, क्योंकि अयोध्या से उठने वाली होंकार 24 के लिए विपक्ष पर करारा प्रहार होने वाला है, जब सीएम योगी श्री राम की धरती से विजय उद्घोष करेंगे। अयोध्या से 24 का शंखनाद, लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम की रैली। अयोध्या में 24 के लिए पहली चुनावी सभा। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 प्रमुख मार्गों को पूरा करने पर फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से होने वाली है, यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में उठने वाला है। और एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से उद्घोष करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी की पहली चुनावी रैली अयोध्या से होने वाली है, यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 2024 के चुनावी रण में उठने वाला है और एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए सीएम योगी श्री राम की धरती से उद्घोष करने वाले हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। वो जब भी मंच पर होते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं योगी हूँ, न हार्ड हूँ न सॉफ्ट हूँ। हिंदुत्व हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता, हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व होता है। भारत की मूल जीवन पद्धति हिंदुत्व है, यानी 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर दिखने वाली है। यानी यूपी में 80 के टारगेट को पाने के लिए 80 पर फोकस है। हालांकि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक पर भी बीजेपी ने पकड़ बनाई, जिसका असर 24 में भी दिखने वाला है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या से चुनावी हुंकार भरेंगे तो संदेश साफ होगा। दरअसल अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का काम 90% तक पूरा हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पीएम मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। चुनाव से ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा बेहद खास होने वाली है। राम मंदिर का निर्माण तकरीबन 80% पूरा हो चुका है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता के लिए महाराष्ट्र से लकड़ी मंगवाई गई, जिसका इस्तेमाल भगवान रामलला के मंदिर में बनने वाले दरवाजे और खिड़कियों में किया जाएगा। यानी 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर के दरवाजे इसी लकड़ी से बनाए जाएंगे। लकड़ी तो बहुत पहले से आ रही है, कई ट्रक लकड़ी पहले भी आ चुकी है और जो लगनी है हार आ रही है। 40 दरवाजे खिड़की बनना है, तो कारीगर भी हमारे यहाँ आ गए हैं गुजरात से।
तो वो काम शुरू होगा तो निश्चित जो लकड़ी जरूरत पड़ेगी उतनी आती रहेगी और काम होता रहेगा, क्योंकि हमें तो दिसंबर तक सब पूर्ण कर देना है। फिलहाल राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से का काम चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और 22 या जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके करीब 7 दिनों बाद राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले मंदिर में रामलला के दर्शन सियासी आकर्षण का भी केंद्र होने वाला है, जिसकी शुरुआत कल सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा से करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पूर्वांचल में 2024 के नए समीकरण को बेताब ओपी राजभर अपने बेटे की शादी में दिग्गजों को जुटाकर ताकत का एहसास करवाना चाहते थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब अरुण राजभर के रिसेप्शन समारोह में बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए तो आगे की कहानी भी करीब करीब यहां से समझ में आने लगी। माना जा रहा है कि 24 में राजभर बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और एसबीएसपी में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल अरुण की शादी में सियासी गठबंधन की तस्वीर नजर आई है और साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी भी राजभर को शुभकामनाएं दे चुके हैं। हालांकि ये शुभकामनाएं गठबंधन के लिए बल्कि अरुण की शादी के लिए थे, लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी से ओपी राजभर ने बात की, वहीं से गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे शादी समारोह के जरिए सियासत की तमाम कड़ियां यहां पर पिरोई जा रही हैं। मौका ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर के रिसेप्शन का था, लेकिन ये तस्वीर 24 के सियासी गठबंधन की हकीकत को बयां कर रही है। राजभर ने सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को न्योता भेजा, तो भूपेंद्र चौधरी अरुण राजभर के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। इस तस्वीर में हर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन राजभर के चेहरे की खुशी कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि ओपी राजभर को उम्मीद है कि 24 के रण में अपना समीकरण साधने के लिए वो बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होंगे और इसकी सुगबुगाहट भी दिखने लगी है। ओम प्रकाश राजभर के पुराने इतिहास को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आसानी से एक बार फिर से अपने साथ लेगी। जानकार मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बेहद महत्वाकांक्षी नेता हैं और पिछले 10 सालों के भीतर उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल स्टैंड लिए हैं। तो ऐसे में शादी के बहाने ही सही ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत दिखाने का एहसास करवाया है, लेकिन उनकी सियासी उठापटक किस करवट जाएगी, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अब ओम प्रकाश राजभर के पास समाजवादी पार्टी के पास जाने का विकल्प नहीं बचा, न ही बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस अपने साथ लेने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी ही उनके पास एक विकल्प है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार सोच समझकर फैसला लेगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। मैं समझता हूं कि लगभग एक डिकेड मान लीजिए, जहां तक मैंने उनको देखा है, एक डिकेड से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में अपने को उन्होंने जोड़ने का काम किया। और वो कभी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो ये जो समीकरण बैठाते रहे हैं, उससे उनको कोई बहुत फ़ायदा तो राजनीतिक रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके मतदाताओं में जरूर ये बात एक घर कर गई। हालांकि सियासत में कहा जाता है कि कब कौन किससे हाथ मिलाए और कब कौन दुश्मन से दोस्त बन जाए पता नहीं चलता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पिछले 10 सालों के इतिहास को देखें तो वो लगातार इधर से उधर होते रहे हैं। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटों में 4 सीटों पर एसबीएसपी की जीत हुई। 2022 में एसपी के साथ एसबीएसपी का गठबंधन हुआ, 18 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 पर जीत मिली। एसपी की करारी हार के बाद राजभर अलग हो गए, बीजेपी के साथ फिर कर सकते हैं गठबंधन। दरअसल राजनीति में स्थिरता को भी महत्ता दी जाती है।
लेकिन राजभर कभी इधर तो कभी उधर पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उन्हें पॉलिटिकल पंडित, वोटों का सौदागर और महत्वाकांक्षी नेता भी कहते हैं। तो जब ये बीजेपी से बाहर हुए थे और बीजेपी को इन्होंने इतनी गालियां दी थी, इतना उनके खिलाफ बोले थे और उसमें मंत्री भी रहे थे, तो ये जो असल में बेसिक अगर मूल बात कही जाए तो ओम प्रकाश राजभर एम्बिशस बहुत है, उनमें एम्बिशन की भावना बहुत है और शायद वो जरूरत से ज्यादा है। खैर, अरुण राजभर की शादी के बाद ओपी राजभर के पास सियासी लिहाज से सिर्फ एक काम बचा है, 24 में चुनावी गठबंधन का। लेकिन किसके साथ, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। यानी बीजेपी के साथ राजभर एक बार फिर अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं और पूर्वांचल में खुद को मजबूत बताकर एक बार फिर टिकटों पर बीजेपी से मोल भाव करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद के खिलाफ गुस्सा, हिंदुवादी संगठन सड़कों पर है तो कुछ दुकानों का शटर डाउन होने लगा है। यानी लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत से पहले पुरोला में तनाव का माहौल है। सीएम धामी से लेकर डीजीपी तक लोगों से कानून व्यवस्था में हाथ में नहीं लेने की अपील कर रहे हैं और लोगों से शांति बरकरार रखने की भी अपील उनकी तरफ से की जा रही है। तो दूसरी तरफ अब पुरोला में ड्रोन से भी निगरानी हो रही है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है। अब महापंचायत पर अब तक का अपडेट भी आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी में कल हिंदू संगठनों की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो वहीं हाईकोर्ट ने भी फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ महापंचायत को लेकर पुरोला में धारा 144 भी लागू है। शाहबुद्दीन बरेलवी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि महापंचायत को हर हाल में रुकवाया जाए। तो इस महापंचायत पर रोक लिए 52 पूर्व नौकरशाहों ने भी पत्र लिख दिया है। यानी लव जिहादियों के खिलाफ महापंचायत से अब पुरोला में टेंशन का माहौल है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तरकाशी का गांव पुरोला जो लव जिहाद के लिए चर्चा में है, जहां महापंचायत पर संग्राम छिड़ा है, जहां का बच्चा बच्चा साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और जहां अब मकान और दुकान खाली करवाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ साजिशन लव जिहाद के बाद देवभूमि में हिंदुवादी संगठन सड़कों पर आ गए और फिर वहां के तमाम खास धर्म के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तारीख गवाह है, 27 मई को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 5 जून को पुरोला में पोस्टर चस्पा हुआ और फिर जब कुछ दुकान खाली हुई तो मामला दिल्ली तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। महापंचायत को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया तो कुछ मौलाना मौलवी पीएम मोदी से गुहार लगाने लगे। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अब भी 15 जून को बुलाई गई महापंचायत पर अडिग हैं। एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर कि मुसलमान 15 जून से पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहां पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है। देखिए, पहाड़ के ऊपर और पुरोला में मैं पुरोला की जनता को नमन करता हूं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार लव जिहाद की घटनाएं षड्यंत्र के रूप में हो रही थी उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। ये नमन के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। एक महापंचायत का आयोजन पुरोला में हुआ था कि हम अपनी बेटियों को इस जिहाद की आंधी से कैसे सुरक्षित करें, उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। उत्तरकाशी में कल होने वाली महापंचायत को लेकर टेंशन बरकरार है। इस बीच पुरोला में एडीएम तीरथपाल ने हाई लेवल बैठक की और महापंचायत को लेकर प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की। पुरोला में धारा 144 लगाई गई। धारा 144 का विरोध हो रहा है। व्यापारियों से सहयोग की अपील की जा रही है। साथ ही कानून से खिलवाड़ पर एक्शन की बात कही गई है। यानी जिस लव जिहाद की घटना के बाद पुरोला में तनाव का माहौल है उसे कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं।
देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा, और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरोला महापंचायत को लेकर पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है, तो दूसरी तरफ मौलाना और मौलवी भी सख्ते में आ गए हैं और पीएम मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच इस मसले पर अब सियासत भी हो रही है। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलवीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पुरोला में लव जिहाद को लेकर हुए बवाल के बाद 40 मुस्लिम परिवारों ने फिलहाल पुरोला छोड़ दिया है और इनमें से 15 से 16 परिवार अपना कारोबार समेटकर स्थायी तौर पर पुरोला से जा चुके हैं। कुछ माहौल शांत होने के लिए इंतजार में है और तब तक बाहर रहने के इरादे से निकले हैं, जबकि कुछ अभी भी पुरोला में ही है। आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहे पुरोला को लेकर भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन सच्चाई इतनी भयावह नहीं है। न्यूज 18 ने पुरोला में रह रहे मुसलमान परिवारों से बातचीत की, उनके घर पर जाकर उनका हालचाल जाना। इन परिवारों का आज भी अपने पड़ोसी हिंदू परिवारों से मिलना जुलना है। उनका दर्द सिर्फ इतना है कि माहौल के कारण वे अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, वरना न उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी ने धमकाया, न डराया और न ही पुरोला छोड़ने को कहा। किसी ने डराया धमकाया, कोई प्रेशर कुछ नहीं आया, ना किसी का डर था, ना कुछ धमकाया। बस डर ये था कि बच्चे दुकान खोल लेंगे तो कई दुकान में ऐसा ना कोई तोड़ फोड़ हो जाए, कोई आग लगा दे। भाई हमारे सिर पर कोई आदमी नहीं है, ये आदमी 4 साल से गुजर गया। बोले थे आपके पड़ोसी क्या कहते हैं? जो मेरे पड़ोसी अच्छे हैं बेचारे, ये कहते हैं तुम लोग डरना ना, इतने सालों से रह रहे, ऐसा कुछ नहीं होएगा। जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी, कानून भाई उसे देखेगा। लेकिन तुम लोग मत परेशान हो, हम भी लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। सिर्फ पोस्टर लगे, उस डर से जो है सब डरे हुए हैं और कोई बात नहीं। न किसी ने डराया, न धमकाया है, न ये बोला कि हाँ तुम छोड़ के भागो, ऐसा। लोगों में असली दहशत उन पोस्टरों से फैली जिन पर 15 जून तक दुकानें खाली करने को कहा था। इसके अलावा न कोई मारपीट हुई, न किसी को किसी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी गई। ये आलीशान घर पुरोला के कोर्ट रोड निवासी 60 साल के बलाया खान का है, जो अपनी बेटी और बहू के साथ महापंचायत से ठीक एक दिन पहले बुधवार को पुरोला से बाहर चले गए। वे अपने पड़ोसी हिंदू परिवार प्यारे लाल को घर की देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंप गए हैं। प्यारे लाल का कहना है कि बलाया खान शादी में गया है। ये अपने शादी में गया, ऐसा कोई किसी के दबाव में थोड़ी गया, अपने घर के कोई शादी शुद्ध ब्याह है इनका, अपने उसमें गया, खुशी से गया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई दबाव में गया है। पिछले 19 दिन से इनकी दुकान भी बंद थी, क्या लगता है कोई दबाव में रहे? नहीं, दबाव में नहीं, अपने उससे इच्छा से ही दुकान बंद कर रखी, ऐसा कोई दबाव किसी का कोई नहीं। यह है ग्राउंड जीरो से पड़ताल। ऐसा भी नहीं है कि पुरोला में मुस्लिम परिवार दहशत के माहौल में है। मुस्लिम परिवार आज भी पुरोला में बने हुए हैं। जो लोग घर और दुकानें छोड़ गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनके घर और दुकानों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। पुरोला से बलबीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इन दिनों उत्तर प्रदेश प्रचंड गर्मी की चपेट में है और ऐसे में आम जनता बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। फॉल्ट ठीक करने के नाम पर हो रहे शटडाउन को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है। बिजली निगम की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 22 जून तक यूपी में बिजली कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फॉल्ट ठीक करने के नाम पर गुमराह न किया जाए लोगों को। खराब ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बिजली से जुड़ी शिकायतों का तुरंत ही हल निकाला जाए। बिजली कर्मचारियों की छुट्टी भी फिलहाल रद्द कर दी जाए। दरअसल पिछले दिनों भीषण गर्मी के बीच कभी फॉल्ट तो कभी शटडाउन के चलते महानगर के विभिन्न मोहल्लों में हो रही बिजली कटौती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है।
बिजली संकट को लेकर कई सारी शिकायतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया। बिजली की आपूर्ति और मांग दोनों ही एक चुनौती है। इस समय बिजली की मांग बहुत अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा हम बात करें तो पिछले साल जो डिमांड बढ़ी थी वो भी उसके पहले के सालों से बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित बढ़ी थी। इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहली बार 27,000 को पार कर गया है हमारी जो मेगावाट बिजली की जो खपत होती है। कल रात की बात करूं तो 27,611 मेगावाट बिजली की मैक्सिमम डिमांड हमने सप्लाई किया है। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।